तो सब कामयाब होना चाहते हो? तो आज के शो में चलिए जरा देखते हैं कि हमने क्या पैकेज तैयार किया है। क्लासरूम टू द बोर्ड रूम। हुनर और शिक्षा इंसान की जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हुनर इंसान की शख्सियत को निखारता है तो शिक्षा उसे जिंदगी की नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। लेकिन बदलते वक्त में क्या मौजूदा एजुकेशन प्रणाली इंसान को प्रोफेशनल वर्ल्ड में सक्सेस मंत्र दे पा रही है? आंखों में सपने लिए युवा कदम रखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में, जद्दोजहद करते हुए मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन क्या उनकी एजुकेशन के तौर तरीके उन्हें स्मार्ट बना रहे हैं? स्कूल कॉलेज में किताबों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन मौजूदा माहौल में ये नाकाफी है। वो दिन बीत गए जब किताबी ज्ञान आपको आगे बढ़ाता था। अब दुनिया बदल रही है, जमाना बदल रहा है, लाइफस्टाइल बदल रही है, लेकिन क्या एजुकेशन सिस्टम भी बदल रहा है? अब वक्त आ गया है जब हमें एजुकेशन के साथ एंटरप्रेन्योरशिप की बारीकियों में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। हर उन चीजों में हुनरमंद होना पड़ेगा जो कॉर्पोरेट दुनिया और आज की जरूरत है। तो ये बताइए, पहला प्रश्न मेरा आपसे है, आप क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ? अपना समय, अपने माता पिता का रिसोर्सेज, कुछ ना कुछ सपने लेकर के हम सब यहाँ आए हैं। आप सब लोग यहाँ आए हो, क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्यों पढ़ रहे हो आप, क्या सोच के पढ़ रहे हो? कौन बताएगा आप में से पहले? सर, पढ़ाई को हम अपनी जॉब से या पैसे से नहीं रिलेट कर सकते हैं। जॉब या पैसा तो और भी तरीके हैं, बल्कि पढ़ने से अधिक कोई दूसरे रास्ते को अपना के हम उसको अर्न कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई को कभी भी पैसे या जॉब से नहीं रिलेट करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो बड़ा आइडियलिज्म की बात कर दी तुमने, लेकिन मेरा ख्याल से 90% लोग, युवा जितने मैं तो मिला हूँ, सब किसी न किसी कारण से यही कह के पढ़ते हैं कि मैं IAS अफसर बनना चाहता हूँ, मैं MBA करके किसी कंपनी का चेयरमैन बनना चाहता हूँ, या फिर मैं अपने पिताजी का काम देखना चाहता हूँ। कुछ ना कुछ सपना ज़रूर होता है। पर जो आपने कही ये बात बहुत अच्छी है, ये आइडियल बात है। अगर आप पढ़ाई केवल नॉलेज ग्रहण करने के लिए कर रहे हो तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं। पर फिर भी लेट्स बी प्रैक्टिकल, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ अस हैव गॉट सम ड्रीम इन आवर लाइव्स। वी वांट टू डू समथिंग, एंड व्हाट इज दैट? मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी करूँ, जो भी मेरे सपने हैं, उसमें प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस आए, ताकि अगर सपोज़ हम लीडर बनते हैं या कुछ भी बनते हैं तो हमारे अंदर डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी जो है वो कम से कम एटलीस्ट एक्यूरेसी को जाके मैच करे। वेरी गुड। ताकि हमारे अंदर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस आए, क्योंकि विदाउट एजुकेशन आपके अंदर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मेरे नज़रिए में नहीं आ सकता। सर, हमें इस एज में स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पता होता है, बस बीच का जो पाथ होता है वो हमें नहीं पता होता कि किस तरह उसको गेन करना है उस चीज़ को। सो हम पढ़ते हैं कि उसको कैसे गेन करना है, सो हम उस पाथ को फॉलो करते हैं, इसलिए हम पढ़ाई करते हैं। वेरी गुड। सर, हम पढ़ते हैं क्योंकि हर इंसान यहाँ पे जो आया है उसका एक लक्ष्य होता है कि इस ज़िंदगी से हमें ये लेना है। तो पढ़ाई एक वो ज़रिया है कि हम एक अंतिम जो हमने लक्ष्य बना के रखा है, हमें ये हासिल करना है। तो पढ़ाई आज के समय में वो एक ज़रिया है जिसके थ्रू हम वो पोजीशन, जो लक्ष्य है, जो गोल है, वो हम। आपका क्या लक्ष्य है? मुझे एक IAS ऑफिसर बनना है। वेरी गुड। हाँ सर, मेरा मानना ये है कि जो हम पढ़ाई करते हैं सर, हर मनुष्य का सर एक कुछ ना कुछ व्यक्तिगत उद्देश्य होता है सर, जिसको लेके वो पढ़ता है। हम भी उसी उद्देश्य को लेके यहाँ पे आए हैं सर। लेकिन अगर हम बहुआयामी दृष्टिकोण से अगर देखें तो पढ़ाई जो हम करते हैं सर, उसके आगे पीछे कई सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं सर, कुछ राजनीतिक उत्तरदायित्व होते हैं। कुल मिला के सर समाज और राजनीति को भी एक युवा वर्ग जो अब हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका उद्देश्य उस चीज़ से भी जुड़ा हुआ है। तुम चुनाव में तो नहीं खड़े हो रहे अभी? नहीं सर, चुनाव में खड़ा नहीं हो रहा सर, लेकिन एक वो भी सर हमको सोचना पड़ेगा सर। चुनाव की जो प्रणाली है उस पर विचार मंथन चिंतन करने की जो प्रक्रिया है उसको अमल में छात्र वर्ग और युवा वर्ग को ही लाना पड़ेगा सर। जी सर, वैसे तो कुछ भी कहो, बस मेन टारगेट होता है कि हम अपने सपने ही पूरे करने के लिए पढ़ते हैं, और बाकी इधर पर्सनल लाइफ को हम ज़्यादा महत्व देते हैं। करते तो हम देश की भी बात है, लेकिन पर्सनल लाइफ को ही हम ज़्यादा महत्व देते हैं। कंफ्यूजन है।
Yes, sir. कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन है? मेरे विचार से ये है कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पे सुधार ला सकते हैं। सर, हम जब आसपास देखते हैं, अपना इतिहास भी उठा के देखें तो कई सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पढ़ लिख के कितनी ही कुरीतियों को मिटाने का काम किया है। सर, हम अपने व्यक्तिगत स्तर पे या फिर सामाजिक स्तर पे अगर कोई बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो इसके लिए शिक्षा सबसे उचित माध्यम है मेरे हिसाब से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये सब बातें जो मुझे सुनने को मिल रही है ना, मैं ये कहता हूँ कि ये आपकी इंस्टीट्यूशन का कमाल है, इस हंसराज इंस्टीट्यूशन का या डीएवी इंस्टीट्यूशन का। नहीं तो इस प्रकार की बातें मैं बहुत इंस्टीट्यूशन में जाता हूँ, सुनने को नहीं मिलती है आज के दिन में। हर एक आदमी अपनी अपनी बात, अपने सेल्फ सेंट्रिक बात करता है। चलो, आपको साधुवाद, सबको बहुत बहुत बधाई। सर, मेरे हिसाब से हम इसीलिए पढ़ते हैं कि कहीं रोज़गार मिल जाए, एक अच्छी सी जॉब मिल जाए। नॉलेज की बात रही तो सर, नॉलेज तो हम घर पे बैठ के बुक्स में भी पढ़ सकते हैं, उसके लिए कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ईमानदारी की बात की उसने, बड़ा अच्छी बात की। हम पढ़ाई इसलिए करते हैं कि वर्तमान पीढ़ी में शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से दुनिया की हर समस्याओं से हम सामना कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। सर, शिक्षा का संबंध ज्ञान से और ज्ञान का संबंध विवेक से, ये तीनों शब्द एक पंक्ति में खड़े होते हैं। तो जिस प्रकार हम शिक्षा से ज्ञान और विवेक दोनों प्राप्त कर सकते हैं, तो आजकल के सोसाइटी में जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी हो चुकी है, उसमें हम बैठने उठने के काबिल हो सके, इसलिए हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो समाज में बैठने उठने के काबिल हो सके, इसके लिए करते हैं? जी सर, क्योंकि आजकल अनपढ़ों के लिए कोई जगह नहीं है, उन्हें धुतकार कर हटा दिया। ये तो बात ठीक नहीं है भाई। कहीं ना कहीं ऐसा समाज भी मिल जाएगा, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जहाँ कोई पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है। किसान हैं, मजदूर हैं, उनके साथ बैठिए, उनके साथ बातचीत करिए, अपना असल जो विवेक है उसको इस्तेमाल करिए, पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो किसान का ही बेटा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सर, जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। और यही है, ये एक हमारे देश की समस्या है, क्योंकि किसान का बेटा अगर किसान के काम नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये एक दुर्भाग्य की बात है। सर, आजकल की प्रॉब्लम ये है कि हमारा जिस फील्ड में इंटरेस्ट होता है, हम ये उस फील्ड में इसलिए नहीं जाते या सोचकर कि उस फील्ड में पे स्केल कम है या फिर हमारी मॉनेटरी नीड्स नहीं फुलफिल हो सकती, इसलिए मुझे लगता है मजबूरी में हम वो करते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। मजबूरी है। देखिए, ये बात भी उसने सही बताई और ईमानदारी पूर्वक बताई। तो चलिए, जितनी भी बातें आपने से सुनी हमने, उसका निचोड़ क्या निकलता है कि हम सब कामयाब होना चाहते हैं, है कि नहीं? एक तो सब कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन साथ में हमें डर है एक अननोन का कि क्या होगा, जो मेरा सपना है, जो मैं बनना चाहता हूं या बनना चाहती हूं, वो नहीं हुआ तो क्या? उस चीज़ का डर है। क्यों, है कि नहीं? तो इसलिए कन्फ्यूजन है। एक बात गांठ बांध लीजिए, आगे के लिए, हमेशा के लिए काम आएगी, कि जब तक ऑलवेज इट सीम्स दैट एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल अनटिल इट इज डन। एक बार आपको हमेशा ये लगेगा कि इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल थिंग टू डू, अचीव व्हाट आई वांट टू अचीव, लेकिन जब कर लेंगे तो फिर वो संभव हो गया। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। You can dream whatever you want to dream and you can achieve it. It's only us as a human beings, we create our own boundaries around us. मैं इससे आगे कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, मेरी मजबूरी है, मेरे हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं इससे आगे बढ़ूं। क्यों? ये मन में आता है। और कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपको लगा होगा लाइफ में कि यार, तो ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो मैं नहीं कर सकती। लगा कि नहीं? अगर आपको लगा है तो आज की जितनी बातें आज इसके बाद करेंगे, क्योंकि मैं आज एक बहुत अच्छे मेहमान को चुन के लाया हूँ आप सब लोगों के लिए, उनसे थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको। लेकिन ये जान लीजिए कि अगर आपको कभी ईमानदारी से लगा होगा कि ये इम्पॉसिबल है, कई बातें लाइफ में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस ऐसा किया होगा, तभी ये बात आज जो करेंगे वो समझ में आएगी। मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी हमको जीनी चाहिए अपने हिसाब से।
अपनी टर्म्स पे। और अगर यूं कहूं मैं, लिव योर लाइफ बाय योर डिज़ाइन, नॉट बाय डिफ़ॉल्ट। ज़िंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक उसको पता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे कहाँ पहुँचना है और मुझे कैसे पहुँचना है उस लक्ष्य तक। तो यू हैव कंट्रोल ऑफ योर डेस्टिनी, यू हैव कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। क्योंकि जब तक आपके पास कंट्रोल नहीं है तब तक तो आप कटी पतंग की तरह से हो भाई। सुबह उठे, मन किया कि चलो कॉलेज जाएंगे, अरे जाना पड़ेगा क्या, कभी कभी मन में आता है, अच्छा चलो चलते हैं, कोई बात नहीं। तो आप अगर बिना मकसद से, बिना अपने कंट्रोल की ज़िंदगी जी रहे हैं तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। और ज़िंदगी को अगर अपने हिसाब से डिज़ाइन करना है, अपने हिसाब से यदि जीना है, क्योंकि वो करेंगे तभी कामयाब होंगे, उसके बिना सक्सेस नहीं मिलेगी। ये आप चाहे मेरा एक्सपीरियंस समझ लीजिए, जितनी दुनिया देखी है, लोगों को देखा है, मैं ये मानता हूँ कि मैंने ज़िंदगी अपने हिसाब से जी, अपनी टर्म्स पे जी, इसीलिए आज सबके सामने मैं खड़ा हूँ आपके साथ। और ये कैसे होगा? 3 चीज़ें। नॉलेज को क्या कहेंगे आप? जो नॉलेज यहाँ गेन कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? नॉलेज का मतलब क्या? 3 चीज़ें जानना चाहूँगा आपसे, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम। इन 3 चीज़ों से ही आप अपनी लाइफ प्लान कर सकते हैं, ज़िंदगी को संवार सकते हैं। लेकिन इनके मायने ठीक समझ में आए तो। नॉलेज सिर्फ लर्निंग के लिए नहीं है, बल्कि एक डिसीजन मेकिंग के लिए है। क्या सही है, क्या गलत है, ये जानना एक नॉलेज है। आई एग्री विद यू, लेकिन नॉलेज से क्या, कैसे जानेंगे, क्या होगा? नॉलेज गिव्स यू पावर टू नो द फैक्ट्स। यस, फैक्ट्स इज इक्वल टू नॉलेज एंड नॉलेज इज इक्वल टू फैक्ट्स। फैक्ट्स फाइंडिंग, दैट्स व्हाट नॉलेज डज फॉर यू। You can understand the facts much more clearer, much better. नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग दोनों से मैं ये समझती हूँ कि जैसा आपने कहा कि हमें पता है कि अभी हम कहाँ हैं और हमारा लक्ष्य क्या है, अंत में हमें कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना है। तो इसके बीच का जो रास्ता है, जो हमारे सक्सेस की सीढ़ियाँ हैं, वो सीढ़ियाँ हम अपने नॉलेज और अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे वो तैयार कर सकते हैं। ये मेरा मानना है। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन नॉलेज से आपने फैक्ट्स जाने और अंडरस्टैंडिंग से उनको इंटरप्रेट किया। You develop an understanding which helps you to interpret the facts properly, and then comes the wisdom. सर, नॉलेज से जैसे आपने बोला कि हमने फैक्ट्स को जाना, और सेकंड वन इज कि हमने उसको मतलब समझा कि कैसा है। अंडरस्टैंडिंग से हमने उसको इंटरप्रेट किया। तो सर, विजडम के अकॉर्डिंग हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्स, यस सर, इज व्हाट इज द विजडम। यस सर। क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा के लिए बहुत तालियां। तो ये जब 3 चीज़ें हम कर लेते हैं तो लाइफ आसान हो जाती है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज का विषय एक गंभीर भी है, और ख़ासकर मेरे जो दर्शक घर बैठे हुए आज ये शो देख रहे हैं, वो ज़रूर जानना चाहेंगे जो हम विषय आज डिस्कशन कर रहे हैं, इसका मकसद केवल एक ही है। आप भी सोचते होंगे अपने बच्चों का भविष्य, अपने आसपास के लोगों का भविष्य। तो मैं ये बता दूं कि कैसे आपके बच्चे या आप अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूशन की पढ़ाई को किस प्रकार से आगे आने वाले जीवन में अप्लाई करें। यानी बोर्ड रूम एक नोशनल चीज़ है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको बोर्ड रूम में पहुंच पाएंगे या पहुंचेंगे या पहुंचना चाहेंगे। मतलब ज़िंदगी में कैसे कामयाबी हो, इसके लिए आज की ये डिस्कशन है। और मैं आई एम पर्सनली ग्रेटफुल टू दिस इंस्टीट्यूशन, बिकॉज मैं भी डीएवी इंस्टीट्यूशन का पढ़ा हुआ हूँ, हिसार से, सीएवी स्कूल हिसार से। और आप सबको खुशी होगी कि आज के जो मेरे गेस्ट और मेहमान हैं, वो मुझे आज यहाँ आके पता लगा कि वो भी आपके हंसराज कॉलेज से पढ़े हुए हैं।
और 1969 में उन्होंने ग्रेजुएशन यहाँ से किया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के समय से वो गुज़रे। और उसके बाद जब इन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू की एक रिसर्चर के रूप में, और रिसर्च करते हुए इन्होंने इतना सक्सेस हासिल की कि इनके नाम से 15 से अधिक पेटेंट्स इनके नाम में दर्ज हैं। और एक ख़ास बात इनकी मैंने देखी कि अपने आप को बड़ा लाउजी मैनेजर कहते हैं कि मैं बड़ा एक लाउजी मैनेजर था जब शुरुआत की, लेकिन बाद में लीडर कैसे बने ये आज उन्हीं से जानेंगे। फिर भी लाउजी मैनेजर होते हुए भी कई लोगों के लिए रिज़ल्ट अच्छे प्रोड्यूस किए। उसके बाद इम्प्रूवमेंट की, बॉस की बजाय लीडर बने, और वो भी आज आप और हम जानेंगे कि बॉस और लीडर में क्या अंतर है। फिर बोर्ड रूम तक पहुंच गए, सीनियर एग्जीक्यूटिव बन के बड़ी बड़ी कंपनियों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनियां लीड की, और बहुत से लोगों के लिए पैसा कमाया। खुद के लिए शायद इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन बड़ी कॉरपोरेशंस के लिए पैसा कमाया। अभी ये क्या कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी में आई वर्क फॉर लिविंग और वर्क टू लिव, बट नाउ लिविंग टू वर्क। He is currently the CEO of SEMI, president, and he loves to contribute until, he says, till my last breath. So I'd like to invite my friend and elder brother Ajit Manocha ji. Please give him a big hand. Really, I'm grateful that you could take time. Thank you. And all the way from the San Francisco to this place to interact with young minds. They would definitely benefit with your experiences. And also my viewers and lakhs and millions of viewers sitting at home will benefit out of it. आपका ये नाम अजीत, ये मुझे मिस्ट्री समझ में नहीं आई। ये आपने इस प्रकार से मेरे लोगों ने लिखा, इसके मायने क्या? How to understand what does it mean? कोई बताना चाहेगा अजीत के माने क्या? जो कभी नहीं हारता है। जो कभी नहीं हारता। वेरी गुड। चलिए तो चलिए, उन्होंने बताया, अब आप बताइए। नहीं, मैं तो ज़िंदगी में हारा हूँ कई बार, मैं आज भी हारा हूँ। जो आपसे सुने, जो क्वेश्चनों के आंसर आपने दिए हैं, आई डोंट थिंक व्हेन आई वाज स्टूडेंट आई कुड आंसर दैट क्लियरली। आई लेफ्ट इंडिया 44 years ago, living in US for 44 years, of which 16 years in Europe, Netherlands and Spain. And you know, different countries, they could not pronounce my name right. In America, they still call me Ajit, Ajit. Nobody can pronounce Ajit the way we pronounce in Hindi. And of course, Manocha, last name, they call it Manokha, and different pronunciation, but that's okay. You know, we are parts of different fabrics. So when I went to Netherlands, I was invited to speak at a board meeting, and they mispronounced my name and simple way of आपने ए को अलग कर दिया यहाँ से। हाँ, एक को अलग कर दिया। मैंने कहा भाई JIT जो है, that means just in time. For any manufacturing operation, just in time is the just most, in time. The most JIT. And so part of my professional journey has been running the worldwide manufacturing operations. So just in time was very appropriate. I gave credit to my parents that they had the wisdom that our son will be once in manufacturing, and he should know just in time. And A stands for always. ये तो ऑलमोस्ट लिखा पहले, आप पहले ऑलमोस्ट से जर्नी शुरू की आपने। मैंने कहा, आई एम ए ह्यूमन बीइंग, आई एम नॉट ऑलवेज राइट, सो ऑलमोस्ट इज द राइट नेम फॉर मी, ऑलमोस्ट जस्ट इन टाइम. And one of the board members who was sitting in the room, he got very unhappy with that. He said, I don't like it at all. Yeah. It should be absolutely just in time. Oh, absolutely just in time. Very good. And I made a comment to that board member, well, when I can justify that name, I will probably be in the boardroom. And in the end, were there. Very good. बहुत अच्छा. Thank you very much for decoding this for me. तो आप जितना कामयाब हुए अजीत जी ज़िंदगी में, तो मुझे आपकी जो चीज़ें हैं मैंने पढ़ी हैं, आपने कस्टमर को फर्स्ट माना, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि कस्टमर
फर्स्ट की परिभाषा आपके रूप में क्या है, कौन है कस्टमर्स? जो डिस्कशन कर रहे थे कि 3 चीज़ें कैसी इंपॉर्टेंट हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम. So in the knowledge that getting some facts together, and most of the time we feel that we don't know what we're doing, and I found that a lot of people know that they want to be successful, that fear of failure. So people come to the corporate world and you just start your entry level job and you just do what your supervisor or boss tells you to do, but you don't know why you're doing what you're doing. So in my view, any business, no matter which business you talk about, there's always a customer there. If the customer is not there, the business has no meaning. Customers buys your products or services, you get paid, you invest more, innovate more, and grow your business. That's the business success. But you as a contributor to the company or whichever profession you go in, first you need to know who is your customer. Now, not necessarily that in a big companies every entry-level person will have the right or the opportunity to connect with the customers. So in that case, your immediate supervisor is your customer. People don't understand that. They say, "To mera boss hai," but he's your customer. Your colleagues, you working with you, they are your customers. If you have people working for you, they are your customers. Start with that definition. आपके एम्प्लॉय भी आपके कस्टमर आपके हैं, एम्प्लॉयज भी और कस्टमर्स, जूनियर भी और सीनियर भी, because they are watching what you're doing when you're entry level role. They are actually telling, I like this person, he or she is doing a good job, he or she is asking questions, he or she is understanding what we're doing, and he or she is trying to solve the problems for the company. That's the customer is right is within you, around you, and people are generally confused. Just like you're confused in the college, you go to entry level job, you're still confused. So जब आप जाएं कभी भी किसी कंपनी में किसी उसमें, तो कस्टमर कोई आपका ग्राहक ही केवल आपका कस्टमर नहीं है, आपके आसपास भी जो लोग हैं जिनसे आप इंटरेक्ट कर रहे हो, चाहे वो आपसे जूनियर है, सीनियर है, वो भी आपके कस्टमर हैं किसी न किसी रूप से. आप कहीं ना कहीं उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं. अजीत जी, कस्टमर जनरली क्या मांगता है, क्या डिमांड करता है? You know, every customer wants fresh technology, fresh prices, fresh product. Actually, the word fresh means lower cost, lower prices. Nobody is happy for you increase the prices and you want the new technology. Look at your smartphones. You all want the next phone which has more functionality from the previous one, right? So the knowledge in the companies for the people like you, what you are experiencing with the products you have in your hand, the companies have to understand what the mass scale people want, and basically every customer asks for fresh process, fresh product, fresh prices, and fresh technology. Means much better products for and cheaper. किस प्रोसेस से ये सब अचीव किया जा सकता है? You know, when you come to corporate entry level jobs, you go to the next level as a manager for a few people. I told when I started in an entry level job in Bell Labs used to be the best and the biggest research institute in the world. And I was fortunate to get a job there. And you know, I was the only job of the Bell Labs was to make patents, inventions. So we had, and our KPI was make 1 patent a day for Bell Labs. So that means you have to file 5 to 10 applications, and only 4 or 5 will get approved. That's the way it works. So I became the manager, or the first level manager, and people were working for me. And I used to come in every day, John, try this idea. Bill, try this idea. Next day I'll say, have you done this? And because of the fear, they will actually do what I tell them. And of course, we filed a lot of patent applications. And I said, you guys, we must be happy. The answer was, no, we are not. Because we did everything what you told us. These were your ideas, not our ideas. And that's when I learned the term micromanager. Oh, that is where the difference between the boss and leader come. तो क्या अजीत जी, डिफरेंस बिटवीन बॉस एंड लीडर क्या फ़र्क होता है? It's very simple. Leader is the one who inspires people and sets the vision and helps people to
even if you make mistakes, help you to correct your mistakes, give the opportunity to learn from the mistakes. But in case of boss, it's like mafia. I mean, basically, you say, Johnny, you go kill Bill at 1 o'clock and get the money. You know, जैसे इंडिया में जैसे बोलते हैं कि सुपारी. And if you deliver, fine, otherwise you get fired yourself. But there's no negotiation with the boss. In fact, my view is that you can negotiate with the terrorist, but you cannot negotiate with the boss. My God, ये सच की बात है. मुझे लगता है मुझे इससे सीखना पड़ेगा. I am something like that. Anit, is it? Anit is a colleague of mine who is working with me, so and he's a great I was asking leader. him. Otherwise, I won't be standing next to him. अच्छा, आपने अजीत जी बहुत से मुल्कों में काम किया. यूरोप में किया, यूएसए में किया, मिडल ईस्ट में भी किया. कोई आपको ये फ़र्क नज़र आया कि डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट कोई ट्रेड डिफरेंट, हम भारतीय किस तरह से आपको लगता है बाहर से जब आप देखते हैं या और कंट्रीज़ में देखते हैं तो क्या कहेंगे? Actually, that's a very important experience of my life. Especially, I worked in Europe and I had operation in 20 countries around the world. So I dealt with many cultures in Europe. And the problem is that if you cannot really go tell people to change your culture. You can only change the business culture, but not the individual culture. If you start messing up, if you start messing up with the culture of the people, you're gonna just make a mess of everything. So my first experience was going to Spain, and in Spain, people love life. They want to enjoy. They will not want the pay scale increase, they will want more vacation time. And the one thing is that they just enjoy life, but also if you demonstrate how to do certain things, they do a great job. If you simply tell them, go do this, it doesn't work. And you know, one thing in Spain is very common, mañana. You know the meaning of mañana? Anybody? Mañana is a Spanish word. जैसे हम हिंदुस्तान में कहते हैं ना कल कर लेंगे, तो स्पेन में भी वही टर्म बहुत कॉमन है, मनियाना. When I come to India, I see a lot of Chinese, Korean, a lot of multinational companies are coming into India. You're going to be dealing with all those cultures. You have to understand them. So India, यहाँ तो जुगाड़ लगाने में तो हम मस्त हैं, best हैं, to make things happen. I think contents-wise, we are really good because as you talked about what you learn in college, that's the foundation in knowledge, whether school or college, university, wherever you go, you learn, that's the foundation. So the contents-wise, we are generally very good, but our packaging is not very good. Actually, packaging in general in India is very bad. हम लोग शरीफ आदमी हैं, जरा अपने आप के बारे में ज़्यादा नहीं दिखाते मसल्स अपनी, यही बात है और कुछ नहीं है. And USA, we are humble. But again, all these comments are, you cannot generalize and say Ajit Manocha said this. These are just general observations. So USA, I mean, people are very good in marketing things. They can really tell a lot of things in a very impressive way. But not always contents are as strong as we in India we can make. So these are the subtle differences. In Holland, people are very structured. If the meeting has to start at 12 o'clock, it will start at 12 o'clock, नहीं कि 12:01 पे शुरू हो रही है. And they are very process oriented. But if the time for a cigarette break or a lunch break, they're going out. So productivity, not the best. I lived in Holland for 13 years. And then just few entertaining or amusing parts. In Holland, people want rules so they can break them. Somewhat like India. Somewhat like. France, people want rules so they can debate them. In Italy, everything is allowed, especially if it is forbidden. My God. In UK, everything is allowed unless forbidden. In Germany, everything is forbidden unless allowed. And Russia, everything is forbidden even if it is allowed. Even if it is. वो शायर लुधियानवी अपना एक गज़ल लिखता है ना कि सीने में जलन आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है. क्यों है ये बात?